नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आज स्टार्ट करेंगे अभिनव चैप्टर, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। ठीक, तो चलिए प्यारे से स्टार्ट करते हैं अभिनव चैप्टर को। प्यारे साथियों, आपका जो चैप्टर हो रहा था पंडित बिरजू महाराज का जित जित मैं निरखत हूँ, उसमें लाइट कटने की वजह से थोड़ा बच गया था, तो आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए भाई लोग, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपके क्लास को। तो फटाफट से तैयार हो जाइए। देखिए, अभिनव चैप्टर लिखे हैं अशोक वाजपेयी जी। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग जो जगह पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक, उस छत्तीसगढ़ के दुर्ग जगह में इनका जो हुआ जन्म हुआ था। ठीक, लेकिन इनका मूल निवास स्थान था मध्य प्रदेश के सागर जगह पर। ठीक, सागर एक जगह का नाम है जहाँ पर इनका मूल स्थान था। और सागर जो जगह है, जो इलाका है, जो गांव है या फिर कस्बा हो, ठीक, वहां से इन्होंने क्या किया था, इस हाई क्लास किया था, मतलब हाई स्कूल का जो क्लास था, 9वीं और 10वीं इस टाइप के जो क्लास थे, गवर्नमेंट स्कूल से यानी सरकारी स्कूल से इन्होंने क्लास किया था। ठीक, तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेखक परिचय, उसके बाद अभिनव चैप्टर होगा। ठीक, तो लेखक परिचय में देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, जो मैंने आपको पहले बता दिया। किंतु उनका मूल स्थान कहाँ था? मूल निवास सागर में मध्य प्रदेश है। ठीक, मूल निवास स्थान इनका कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी जी है, जो लिख दिए हैं। ठीक, इसके आगे देखिए इनका क्या हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि मिडिल शिक्षा जो इनकी हुई थी वो 10वीं तक। फिर सागर विश्वविद्यालय से जो है, सागर विश्वविद्यालय से क्या किया उन्होंने? बीए और सेंट ऑफ स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए की। मतलब बीए कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय से। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से जो ये दिल्ली से जो है इंग्लिश से एमए किए थे। ठीक, उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। किस रूप में? वृत्ति के रूप में। वृत्ति क्या होता है भाई? वित्त मंत्री तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो उसी प्रकार से है, वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया, यानी कि ये पुलिस में चले गए। ठीक, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। मतलब ये जो थे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहां पर ये कुलपति भी बन गए थे। ठीक, संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं। इस समय जो है वे हैं दिल्ली में भारत के जो है भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक है, जिस समय ये बुक लिखा रहा था। ठीक, अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित है। कितनी? 3 दर्जन। तो इस बात को ध्यान में रखना है, कितनी? 3 दर्जन। तो आज तो भाई ब्लैक स्केच ही चलेगा। कितनी? यहाँ पर दे देते हैं 3 दर्जन। 3 दर्जन जो है इनके प्यारे साथियों बुक थे। ठीक, जो प्रकाशित हुए थे। इसके बाद क्या हुआ? शहर अब भी संभावना है। ये बुक का नाम है शहर अब भी संभावना है। ठीक, एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में। ठीक, तत्पुरुष। ठीक, आगे है कहीं नहीं वहीं। ये भाई क्वेश्चन तगड़ा है। कहीं नहीं वहीं किनका पुस्तक है? कहीं नहीं वहीं के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी। कहीं नहीं वहीं कौन लिखे थे? अशोक वाजपेयी जी। ठीक, तो ये भाई तगड़ा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुरी अकेला, ये भी ठीक है। थोड़ी सी जगह, जितने भाई नाम बोल रहे हैं बुक का, ये सब भाई क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक, दुख चित थिरसा, दुख चित थिरसा है, जो दुख चित थिरसा है। बुक का क्या नाम है? दुख चित थिरसा है, ये बुक का नाम है। आदि उनकी कविता संकलन है। कौन सी संकलन है? कविता। कौन कौन? शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में है, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चित थिरसा है। ये सब इनके क्या थे? कविता संग्रह थे। ठीक, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है, आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। ठीक, उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। इनके द्वारा जो पुस्तक संपादित की गई थी वो भी बहुत लंबी है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्ति बोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि, ये जो थे इनकी बहुत ही पुस्तक थे जिनके ये नाम दिए गए हैं। ठीक, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर अवार्ड, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। कितने सम्मान? 1 2 3 3 सम्मान थे इनके पास। कौन कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार,
दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ठीक। और अगला जो इनको अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था? फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान, ठीक। ये वाला भाई अंग्रेजी वाला जो है बहुत लंबा है, तो सबसे लंबा जो अवार्ड होगा वो अशोक वाजपेयी जी को ही मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित पुस्तक पाठ में एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अतरंग झलक है। यह पाठ उनके आविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है, ठीक। इसी नाम के संग्रह में उनकी सर्जनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विधाओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप से यहाँ प्रस्तुत है। मतलब जो चैप्टर हम आविन्यो पढ़ने वाले, ठीक। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, ठीक। जहाँ लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सर्जनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार मानस के अतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है। तो इसमें देखिए भाई, इनको जो प्रवास मिला था, मतलब इनको छुट्टियां मिला था विदेश घूमने का, ठीक। विदेश घूमने का इनको जो है सरकार की तरफ से छुट्टियां मिला था। उसी छुट्टियां में इन्होंने क्या किया कि विदेश में जाकर के लगभग 20-21 दिनों तक इन्होंने जो है छुट्टियां मनाई। उस छुट्टियां में इन्होंने लगातार गद्य लिखे, कविताएं लिखे, यानी कुछ रचना ऐसे कि कुछ बुक लिखे, कुछ कविताएं लिखे। गद्य मतलब समझते हो गद्यांश, उसमें आ जाएंगे क्या निबंध, कहानी, इस टाइप के आ जाएंगे, ठीक। इतनी सारी बुकें इन्होंने लिखी थी जब इन्हें प्रवास मिला था, ठीक। यानी कि इनको विदेश घूमने का मौका मिला था। उस टाइम इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं सकती। उनकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, इसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी रचना में जो स्थान बहुत ही मायने रखता है, ठीक। वही बात कर रहे हैं, अगर कोई रचना हो रहा है तो उस रचना का जो स्थान है वो बहुत मायने रखता है। तो आविन्यो चैप्टर को चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो इसमें मेन चीजें थे वो मैंने इसमें बता दिया, और दूसरा मेन चीजें जो लेखक के रचना है उसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, ठीक। उस रचना को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और कहीं नहीं वही को आप दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कहीं नहीं वही, ये भाई बार बार एग्जाम में आता है। समझ लो कि लगातार आता है, ये समझ लो, ठीक। तो कहीं नहीं वही को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, यानी कि आविन्यो जो चैप्टर है उस चैप्टर को देखते हैं, ठीक। देखिए आविन्यो क्या था कि आविन्यो जो है ना लेखक के द्वारा लिखा गया था। लेखक का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी जी। और आविन्यो क्या था? तो एक रचना था। क्या था? ललित रचना। ये गए वहां घूमने के लिए, तो वहां के बारे में बताए। आविन्यो ये गए थे घूमने के लिए। फ्रांस के जो है दक्षिणी तट पर एक छोटा सा शहर बसा हुआ था, ठीक। तो देखिए क्या कह रहे हैं, लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गया था। जब इन्होंने ये आविन्यो के बारे में लिखे तब इन्होंने क्या कहा, लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गया था। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि लेखक आविन्यो कब गया था? तो लगभग 10 वर्ष पहले, ठीक। और वो भी पहली बार गए थे, ठीक। फ्रांस, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक पुराना शहर है। आविन्यो कहाँ पर है? फ्रांस के रोन नदी पर बसा एक पुराना शहर है, दक्षिण फ्रांस के रोन नदी पर, ठीक। तो ये जो है फ्रांस में है आविन्यो। क्या? अब फ्रांस में जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी, ठीक। पोप जो एक था जगह, यानी कि एक राज्य था पोप, ठीक। उसकी राजधानी एक समय आविन्यो हुआ करता था, ठीक। और पोप अभी फ्रांस की राजधानी पोप है, ठीक। तो और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। आविन्यो में लोकप्रिय समारोह हर बरस होता है गर्मियों के समय में, ठीक। उस बरस वहां भारत केंद्र में था। कौन केंद्र में था? भारत, फ्रांस में। पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। महाभारत तो वहां जो है पहली बार दिखाया जाने वाला था। दिखाने के लिए एक समारोह था महाभारत दिखाने के लिए। तो उस समय इनको जो है वहां बुलाया गया था। कहाँ? आविन्यो, ठीक। और आविन्यो गए थे ये।
अब इनको निमंत्रण आया था महाभारत के तरफ से पत्थरों की एक खदान में। कहा? पत्थरों की एक खदान में आविन्यों से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। पत्थरों का एक खदान था, वहां आविन्यों से 10 किलोमीटर दूर था, और वहां पर ही क्या हुआ था? महाभारत का एक भव्य प्रदर्शन हुआ था। ठीक, सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे। कौन आए थे? कुमार गंधर्व। और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बारे से आंगन में गाया था। क्या गाया था? एक बंदिश भी याद है। क्या याद है? तो दुम्र दुम्र लता लता, ये गीत इन्होंने गाया था। दुम्र दुम्र लता लता, ठीक, सॉरी, द्रुम द्रुम लता लता, ये गाना था। इस समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। ये जो समारोह हुआ था, इसमें जो था चर्च, भाई पश्चिमी इलाका में ज्यादातर क्या पाया जाएगा? चर्च, क्योंकि उधर अंग्रेज है, तो अंग्रेज ज्यादातर चर्च में रहते हैं। तो चर्च में और पुराने स्थान में रंगस्थलियों में बदल जाते हैं, चर्च और पुराने स्थान। रोन नदी की दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। रोन नदी के इस पार भी आविन्यो है, रोन नदी के उस पार भी आविन्यो है। तो रोन नदी के जो उस पार आविन्यो है, जो आविन्यो का थोड़ा सा हिस्सा है, वो स्वतंत्र है, वो आजाद है। ठीक, नाम है विल्नव ल आविन्यो। क्या नाम है? विलनव ल आविन्यो। क्या नाम? विलनव ल आविन्यो। यहाँ पर देख लीजिए, उस आविन्यो का क्या नाम है? विलनव ल आविन्यो। आविन्यो, ये नाम था उस आविन्यो का, जो आविन्यो का एक छोटा सा टुकड़ा है रोन नदी के उस पार। ठीक, और लेखक रोन नदी के इस पार थे, ये नाम था। उसके बाद क्या हुआ प्यारे साथियों, कि अर्थात आविन्यो का एक नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। ये जो इसका नाम क्या पड़ा था कि आविन्यो का एक नया गांव है, या फिर कह दीजिए आविन्यो का एक नया बस्ती है। नया गांव ठीक रहेगा, ठीक, लेकिन लेखक ने कहा नया गांव या नया बस्ती कह दीजिए। फिलहाल इसको नया शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आविन्यो जो अब शहर में बदलने लगा है। ठीक, तो ये बात इन्होंने कहा था। वहां दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। कहाँ? इस जगह पर, ठीक, आविन्यो में किला बनवाया था। उसी में कार्थुसियन, कौन? कार्थुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला सुद्रोज। कौन सा ईसाई मठ बना था? ला सुद्रोज। ला सुद्रोज भाई आपको जो है ना कई जगह देखने को मिलेगा, एक रचना भी है ला सुद्रोज। तो ये जो क्या था ला सुद्रोज, ये मठ था। ला सुद्रोज जो था ये मठ था। ला सुद्रोज जो है भाई लोग, सुद्राज है या फिर ला सुद्रोज? ला सुद्रोज, शत्रुज है भाई। सुद्राज ये तो रचना है उनका, बताते हैं। ये रचना है पहला चैप्टर अंबेडकर जी का। ठीक, पहला चैप्टर अंबेडकर जी का है ला सुद्राज। यहाँ ला शत्रुज है, शत्रुज। ये जो है वहाँ एक जगह बना था जिसका नाम था ला शत्रुज। ठीक, इसको याद में रखना है, ला शत्रुज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। कब से? 14वीं सदी से। ठीक, यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता था। ये जो संप्रदाय था, कौन संप्रदाय? कार्थुसियन संप्रदाय, ईसाई मठ था। वो किसमें विश्वास रखता था? मौन रखने में। ठीक, मौन व्रत में विश्वास रखता था। सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। ये जो पूरा स्थापना था, ये किस तरह का स्थापना था? मौन का। ठीक, और क्रांति होने पर इस स्थान को उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया। पूरी इमारतों पर ये जो ईसाई मठ था उस पर साधारण लोगों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वैसे भी भाई कब्जा बहुत जगह हो जाता है, हमारे यहाँ के इंसान जो है भाई लोग कब्जा करने में आगे हैं। लेकिन ये तो कहाँ का बात है? फ्रांस का। ठीक, तो कब्जा कर लिया साधारण इंसानों ने और उसमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो ला शत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुधार जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई, और ये सफल भी रहा। कोशिश की गई तो कोशिश करने के बाद यह सफल हो गया था। ठीक, जो कोशिश की गई थी इनको पहले के जैसा बनाने के लिए, साधारण लोग जो इसको
कब्जा कर लिए थे। इसे खरीद करके क्या किया, पहले के जैसा बनाने के लिए कोशिश किया गया, तो कोशिश सफल रही। भाई आपको थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आता होगा, तो चूंकि काम चल रहा है तो उनको तो रोक नहीं सकते हैं, इसलिए चलिए फिर भी क्या कीजिएगा, थोड़ा आज थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, फिर भी देख लीजिए। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते थे। कहाँ पर? अवेन्यू में। और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते थे। दो दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहानगार है। मतलब आधुनिक रसोई घर जिस टाइप से है वैसे ही नहानगार और रसोई घर था। एक आधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। मुख्य द्वार, चैम्बर का मुख्य द्वार कहाँ खुलता है? कब्रगाह में, ठीक। और पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी है। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। सप्ताह में 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, जिसको जैसा सुविधा है उस टाइप से उसको मिलेगा। जहाँ चाहे वहाँ अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर दिन में औसतन 50 सैलानी एक जगह देखने आते थे। 50 क्या होता है भाई, देख लेते हैं एक बार, दिया होगा तब ना। 50 नहीं दिया है भाई, 50 नहीं दिया है। तो 50 क्या होता था कि अपने जगह देखने आ जाते थे। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान था। कौन सा जगह? अभिनव, एकदम पूरा शांत जगह था। विल्नव एक छोटा सा गांव है। अभिन्यो का जो अभिन्यो रोन नदी के इस पार पड़ता है। अब और इसी का छोटा टुकड़ा कौन सा जगह था? विल्नव। विल्नव क्या है? एक छोटा सा गांव है, ठीक। जहां तक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान है, वहां पर क्या था? एक था पुस्तक और पत्रिकाओं की दुकान, ठीक। एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह था, वहीं पर एक क्या था? कब्रगाह। कई रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट थे और बार आदि हैं। बार मतलब पता है, जहां पर शराब पिया जाता है, शराब मिलता है, उसी को बार कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से अवेन्यू और आसपास के अन्य शहर कस्बों में बस व्यवस्था सुलभ है। मतलब वहाँ बस जो था बहुत अच्छा था। अवेन्यू में और आसपास के जितने भी शहर थे वहाँ पे बस बहुत अच्छी तरह से मिल जाता था। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सत्रूज में रहकर, मतलब जो विल्नम में जो था ला सत्रूज, वहां रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। तब नहीं जा पाया था, पिछली गर्मी में ये नहीं जा पाए थे। यूं अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था। सो कुछ 19 दिन वहां रहा। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक। ये कब से कब अवेन्यू में रहे? 24 अक्टूबर से लेकर के कब से कब? 24 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर से लेकर के कब तक? 10 नवंबर 1994। 10 नवंबर 1994 12 बजे दोपहर तक, 12 बजे दोपहर तक रहे थे, ठीक। दोपहर हो गया भाई, दोपहर तक, ठीक। तो ये 12 बजे दोपहर तक रहे थे। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर भी ले गए थे। 3-4 पुस्तकें और संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्राय कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का, जो इनको एकांत मिला था और रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। इनको जो है एकांत में रहने का कोई अनुभव नहीं था। कुछ 19 दिनों में 35 कविताएं, कितनी कविताएं? 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी थी। इन 21 दिनों में कितनी कविताएं लिखी थी? 35 कविताएं और 27 जो है गद्यांश की रचना की थी इन्होंने। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। ये भी आपको आराम से इसको बोल्ड कर लीजिए। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादाल मोलेज द अवेन्यू। यह क्या है? पिकासो का एक बहुत ही बड़ा जो है विख्यात कृति है, मतलब विख्यात रचना, मतलब
फेमस रचना, विख्यात मतलब फेमस, ठीक। फेमस रचना है। कवि अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेता, एक कवित्री थी कवि जो का क्या नाम था, आंद्रे ब्रेता। एक था रेनसो और पाल एलवार ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अभिन्यों में साथ रहकर लिखी थी। 3 कवित्री थी, तो तीनों मिलकर क्या लिखी थी, साथ रह करके कितनी कविताएं लिखी थी, 30 कविताएं, वो भी संयुक्त रूप से, ठीक। ला शत्रुज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर रातें थी, भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। अभिन्यों को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई, कवि प्रणीति भी उसी में लिखकर रहकर लिखी थी। हर जगह हम कुछ पाते कुछ सा गवाते हैं, ये उनकी रचना थी। ला शत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा भी इनके मन में थी। एक कविता है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, जो कि अभिन्यों में लिखा गया था। क्या लिखे थे, किसी देवता या काल की नहीं, न किसी देवता की और ना ही किसी काल की, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। पत्थर किसकी प्रतीक्षा करते हैं ये किसी को नहीं पता, ना किसी देवता की प्रतीक्षा करते हैं और ना ही किसी काल की। प्रतीक्षा करना मतलब क्या, इंतजार करना। धीरज से, क्या, धीरज से रेसा रेसा झेरते हुए, मतलब बहुत ही धीरे से रेसा रेसा झिर रहा था। झिर रहा था मतलब क्या, झर रहा था, ठीक। सिरा सिरा छिलते हुए, सिरा सिरा भी हट रहा था। सिरा सिरा मतलब ऊपर की छिलका, ठीक। सिरा सिरा छिलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर, यानी कि प्रतीक्षा में लीन रहते हैं पत्थर, पता नहीं किसका इंतजार करते रहते हैं। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरते हैं, गिरती है आवाजें, मतलब मेहंदी भी गिरती है, सूखी पत्तियां भी गिरती है, धूप भी गिरती है और आवाजें भी गिरती है, ठीक। भाई भाई करता रात का बयाना और अंधेरा अपने अभेद हृदय में, यानी कि अंधेरा जो है, किसी इतना अंधेरा हो जाता है कोई किसी को नहीं देख पाता है, ठीक। फिर भी कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए, पत्थर जो है कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। पत्थर जो है प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, ठीक। हरे सपने भूरी पहेलियां, क्या, हरे सपने भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, छिस्ती भाषा, आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को, पर अपलक बाट अगोरते। क्या कहते हैं, हरे सपने भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय। हरे सपने मतलब सपना जो है पूरा हरा हरा है, पूरा नया है, और क्या है, पीली पड़ रही है, क्या, समय जो है पीला पड़ रहा है, मतलब समय बीत रहा है, ठीक। छिस्ती भाषा, आदिम अंधेरा, भाषा जो है बदला रहा है, अंधेरा जो है बहुत अंधेरा हो रहा है, फिर सब घेरता है पत्थरों को। ये जो अंधेरा है सब पूरी अंधेरा मिलकर के पत्थर को घेर लेता है, पर अपलक बाट अगोरते, मतलब कोई भी टेंशन नहीं है, अपना जो है जहां पर है वहां पर अपना जगह अगोर रहा है, मतलब अपना जगह पर स्थिर है, ठीक। बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर, इस प्रकार से चौकन्ने में रहते हैं पत्थर खड़े, ठीक। एक जगह पर है, बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, माथा भी नहीं झुका रहे फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं पत्थर। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, मतलब पत्थर पिघल भी नहीं रहा है फिर भी कामना कर रहा है, ठीक। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, कविता जो लिखते हैं बिना शब्द के पत्थर लिखते हैं कविता। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, अब पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये इनकी कविता एक थी रचना, ठीक। और दूसरी इनकी कविता रचना क्या थी, गद्यांश में इनकी एक रचना देख लीजिए क्या है, नदी के किनारे भी नदी है, ये इनकी दूसरी रचना है जो कि अभिन्यों के जगह पर लिखी थी, और यह रचना जो है रोन नदी के किनारे लिखी थी, ठीक। तो देखिए यहाँ पास में ही रोन नदी है, क्या, यहाँ पास में ही रोन नदी है, इस तरफ विल्लव और दूसरी तरफ अभिन्यो, मतलब एक तरफ विल्लव है और दूसरी तरफ क्या है, अभिन्यो है। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम कुछ देर तक उसके तट पर बैठे थे, मतलब जिस टाइम ये गए थे उस टाइम कुछ देर तक ये बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। अगर नदी के तट पर बैठे हो और जल को एकदम देखते रहो, नजर नहीं हटना चाहिए, ऐसा लगता था कि पानी नहीं बह रहा है, तट ही बहता जा रहा है, पानी स्थिर है, ठीक, ऐसा लगता था, ठीक।
नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। क्या नदी के पास होना है मतलब नदी के पास हम बैठे हैं तो समझ जाइए कि हम भी एक नदी है, नदी की तरह बह रहे हैं। ठीक, इनके कहने का अर्थ यह है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं। किससे? नदी चेहरा लोगों, इनसे जो है मिलने जाने की बात करते हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता में। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते, मतलब नदी किनारे रहने वाले ही चेहरा जो है नदी नहीं हो जाते हैं। ये कहते हैं हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। मतलब नदी के जैसा हम भी हो जाते हैं, कुछ देर के लिए भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी नदी की तरह हो गए हैं। ठीक, नदी किसी को अनदेखा नहीं करती। नदी जो है किसी को अनदेखा नहीं करती है, वह सबको भिगोती है, सबको नहला देती है। ठीक, सबको स्नान करा देती है, अपने साथ करती है। मतलब नदी जो है अपने साथ ही सबको स्नान करा देती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। थोड़ी सी देर के लिए भी अगर आप नदी जाते हैं तो नदी की बिरादरी में आप शामिल हो जाते हैं। नदी की जाति में बिरादरी मतलब समझते हो? जाति, जात पात समझते हो? जात पात वही जाति हो गया। ठीक, थोड़ा सा कैमरा हिल गया होगा। तो नदी की जाति में शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों के साथ हमारे साथ नहीं है। नदी के समान जो है कविता सदियों से हमारे साथ रही है। ठीक, कविता भी जो है नदी की तरह हमारे साथ बहुत पुराने समय से रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते हैं और विलीन होते रहते हैं। जिस प्रकार से नदी में कहाँ कहाँ से जल आकर के मिलते हैं और जल नदी में ही समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो है वह सागर में समाहित होती रहती। नदी जो है सागर में मतलब नदी में पानी कहाँ कहाँ से आती पता नहीं, और पानी आकर के नदी में मिल जाती और नदी जाकर के सागर में यानी कि समुद्र में मिल जाती हर दिन ही। पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता, जल जो है वो छोटा नहीं पड़ता, जल को टोटा नहीं पड़ता, जल रोका नहीं हो जाए। ठीक, कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मालाएं यानी कहाँ से कैसी कैसी कविता आती है। ठीक, फिर क्या होता है शब्द भंगिमाएं शब्द भी मिल जाते हैं। ठीक, जीवन छवियां जीवन किसी किसी के जीवन छवियां मिल जाती कविता में, और प्रतीतियां आकर मिलती और तदाकार होती रहती है। मतलब इस प्रकार से जो रोज कविता में जो है कुछ न कुछ आकर के मिलती रहती है, और कविता जो है वो क्या हो जाती है एक बहुत, जिस प्रकार से नदी जो समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार कविता भी कहीं भी जाकर के मिल जाती है। ठीक, तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। जैसे जो है नदी जल रिक्त, जल से नदी जो है जल के बिना नहीं होती है, उसी प्रकार कविता भी शब्द के बिना नहीं होती। कविता में शब्द कभी भी खाली नहीं रहता है। ठीक, न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं, ना ही नदी के किनारे ये रुक पाते हैं और न ही कविता के किनारे ये रुक पाते हैं। ठीक, अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। खुले मन से अगर गए तो उस नदी या फिर कविता उसकी अभिभूति से उसके भाव से हम नहीं बच सकते हैं। ठीक, नदी और कविता में हम बरबस की शामिल हो जाते हैं। किसकी? बरबस ही शामिल हो जाते हैं, जबरदस्ती ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा होती है वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। जैसे चेहरे पर जो है नदी की आभा होती है नदी किनारे जाने पर, वैसे कविता पढ़ने पर जो है कविता की चमक होती है चेहरे पर। ठीक, निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। मतलब जो है इनका जो अभिषेक जो है नदी और कविता दोनों से होती है, और वो नश्वरता, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। ठीक, एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो। क्या पंक्ति है? कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। कविता की पंक्ति क्या है? कैसी तुम नदी हो, उत्तर क्या होगा? जैसी तुम कविता हो। तो फाइनली प्यारे साथियों आज का क्लास खत्म हुआ, और अभी तक आपने क्लास किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास देखते हैं भाई लोग कौन सा चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास है भाई मछली, मजेदार कहानी है भाई मछली, तो मछली के लिए तैयार हो जाइएगा। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।